नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने यात्राएं की हैं? कहीं घूमने गए हैं आप लोग? बताओ ज़रा, सोचो। शहर के लोग गांव जाते हैं, गांव जाना अच्छी बात है, खेत खलिहान देखने होते। और कहीं गांव से बाहर, अपने शहर से बाहर कहाँ कहाँ गए हैं? अच्छा, शिमला गए हैं आप लोग? शिमला अच्छी जगह है ना, पहाड़ी इलाका। मसूरी, दार्जिलिंग और कहीं पहाड़ियों पर गए हैं? कहीं ऊंचे इलाके पर? अच्छी बात है, घूमना बहुत अच्छी बात है। आप लोग अभी छोटे हैं, अभी तो आप अपने माता पिता के साथ घूमने जाते होंगे, पर आजकल सोलो ट्रैवलिंग यानी अकेले घूमने का प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। आज मैं जो आपको पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें सोलो ट्रैवलिंग यानी अकेले घूमने वाले एक लेखक का यात्रा वृत्तांत है। हमारे ये लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। बच्चों, राहुल सांकृत्यायन हमारे हिंदी साहित्य में घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लेखक हैं, जिन्होंने अनेक यात्राएं की। अपने घर से निकलते थे और कई कई साल तक अकेले ही यात्रा करते रह जाते थे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के पदहा गांव में जन्मे राहुल सांकृत्यायन बड़े ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। 1930 में श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों की व्याख्याएं की, उनका अनुवाद किया। ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, चीनी, तिब्बती, जापानी जैसी अनेक भाषाएं जानते हैं। इसीलिए इनको हमारे हिंदी साहित्य में महापंडित राहुल सांकृत्यायन कहा जाता है। इनकी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा 6 खंडों में प्रकाशित हुई है, जिसमें इन्होंने जहाँ जहाँ अपनी यात्राएं की उन सब का वर्णन किया है। इनकी एक किताब है घुमक्कड़ शास्त्र, जिसमें उन्होंने बताया है कि घूमने वालों के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं और कहाँ कहाँ ये घूमें। बच्चों, जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ल्हासा की ओर। यह राहुल सांकृत्यायन की तिब्बत यात्रा पर केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया ना, राहुल सांकृत्यायन बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करते थे और उनका उद्देश्य था इन यात्राओं के दौरान वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की किताबों के बारे में जानना, वहाँ के रहन सहन, खान पान के बारे में जानना। बच्चों, तिब्बत की यात्रा का वर्णन उन्होंने इस पाठ में बखूबी किया है। तिब्बत एक सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है जिसका रास्ता नेपाल से जाता है। नेपाल का यह रास्ता भारत के लिए भी तिब्बत जाने का रास्ता है। बच्चों, लेखक कहता है कि तिब्बत का यह रास्ता एक ही रास्ता था उस समय, क्योंकि फरी कलिंगपोंग का रास्ता खुलने से पहले तिब्बत के लिए जो रास्ता जाता था वही एक रास्ता था, और वही सैनिक रास्ता और व्यापारिक रास्ता दोनों ही था। व्यापार भी उसी रास्ते के जरिए होता था और सैनिकों की आवाजाही भी। तिब्बत के जिस रास्ते से लेखक जाता है वहाँ पर चीनी सैनिक दस्ते रुकते हैं। बड़े बड़े किलों में चीनी सैनिक दस्ते रुका करते थे, लेकिन समय के साथ जब चीनी सैनिकों ने वो किले छोड़ दिए तो वहाँ पर उस किलों को किसानों ने अपना आश्रय स्थल बना लिया। किसानों ने उसे अपने लिए काम के लिए प्रयोग करना शुरू किया। लेखक कहता है, जिस समय हमने जाना शुरू किया तो हम पहली बार उसी एक किले में रुके चाय पीने के लिए। चाय पीने का वर्णन करने के दौरान लेखक कहता है कि वहाँ का समाज एक अलग तरह का समाज है। वहाँ पर जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसे भेद नहीं है। औरतें पर्दा नहीं करती, वहाँ छुआछूत नहीं है, जाति प्रथा का ज़्यादा बंधन नहीं है। यदि आप बाहर के भी हैं, यदि आप अजनबी भी हैं, तब भी किसी भी घर में जाकर अपने लिए चाय बनवा सकते हैं। उनको मक्खन, नमक, चीनी, चाय पत्ती देकर अपने लिए चाय बनवा सकते हैं। और यदि आपको खुद भी अपनी चाय बनानी है तो घर में जाकर खुद अपनी चाय पका सकते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बहुत ही नीचे तबके के या भिखमंगे किस्म के लोगों को वो अपने घर में नहीं घुसने देते, लेकिन अजनबी होते हुए भी आम भद्र पुरुषों को अपने घर में आने देते हैं। है ना अलग सा समाज। लेखक और भी इसका वर्णन करते हुए कहता है कि जब वो उस रास्ते से निकलकर थोंगला के आखिरी गांव में पहुंचते हैं तो भिखमंगा होने के बावजूद भी उन्हें अच्छे रहने की जगह मिलती है। तिब्बत में हथियार का कानून नहीं है,
इसलिए लोग हथियार रखते हैं। और हथियार कैसे? बंदूक लेकर चलना उनके लिए आम बात है। रास्ते में डाकू मिल जाते हैं जो कि पहले मारते हैं, फिर आपकी तलाशी लेकर चीज़ें लूटते हैं। कमाल है ना, पहले मार ही दिया तो फिर व्यक्ति को लूटने का क्या संबंध? और उसकी सुनवाई कैसी? यदि आपके ऊपर हमला किसी गांव में हुआ है तो सरकार ध्यान देती है, पुलिस व्यवस्था आपके लिए काम करती है, लेकिन यदि आप किसी निर्जन स्थान पर मारे जाते हैं तो आपकी सुनवाई कैसी? वहाँ की सरकार पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर ज़्यादा खर्च नहीं करती, इसलिए निर्जन स्थान पर हमला होने, डाकुओं द्वारा लूटे जाने या मारे जाने पर किसी तरह की सुनवाई नहीं है। लेखक कहता है कि चूंकि ये भिखमंगे की वेश में थे, इसलिए इनको मरने का ज़्यादा डर नहीं था, और जहाँ कभी ऐसे लोग मिलते, ये लोग जीभ निकाल कर भिखमंगों की तरह कुछ मांगने लगते थे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं हैं बल्कि भिखमंगे हैं, ताकि डाकू उन पर हमला ना करें। और लेखक ये भी कहता है कि इस रास्ते में इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, नदी के कटाव, पहाड़ के कटाव हैं कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक बहुत दूर तक दिखता ही नहीं, इसीलिए एकदम से डाकू आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। ऐसी स्थिति में बचना मुश्किल है। लेखक थोंगला से आगे लंकोर पहुंचना चाहता है। थोंगला पहुंचने का रास्ता लंबा है, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई के पहाड़ हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि लंबा जाना है, इसलिए लेखक अपने मित्र सुमति से कहता है कि वो 2 घोड़े ले ले, ताकि अपना सामान रखकर वो आराम से चल सकें। सुमति 2 घोड़े ले लेते हैं और एक घोड़े पर लेखक बैठता है, एक घोड़े पर सुमति। लंबा रास्ता, और ऐसी स्थिति में सुमति तो आगे निकल जाते हैं पर लेखक भटक जाता है। लेखक आसपास की पहाड़ियाँ देखता है, 16-17 हजार ऊंची पहाड़ियाँ जिसपे बर्फ भी नहीं है, सफ़ेद बर्फ का अभाव है, लंबी ऊंची पहाड़ियाँ जहाँ पर निर्जन कुछ भी दिखाई नहीं देता। और थोंगला के सबसे ऊंचे पहाड़ पर वहाँ के देवता का मंदिर है, जो पत्थरों और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया है। बच्चों, यहाँ से वो सुमति से बिछड़ जाते हैं, और सुमति से बिछड़ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका घोड़ा धीरे धीरे चलता है, जबकि सुमति का घोड़ा अच्छा है, ज़्यादा तेज चलता है। इन्होंने सोचा कि पहाड़ी की ऊंचाई चढ़ाई के कारण उनका घोड़ा थक गया है, इसलिए वो घोड़े पर जल्दी से चलने का कोई दबाव नहीं बनाते। लेकिन इन्हें थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये अपने रास्ते से भटक गए हैं, और जब लोगों से पूछकर ये सीधे अपने रास्ते पर आते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है और इनके मित्र सुमति बहुत नाराज हो जाते हैं। लेकिन इनके मित्र सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है, उतनी ही जल्दी वो शांत हो जाते हैं। ये दोनों मित्र लंकोर पहुंचते हैं। लंकोर सुमति के जानने वाले एक यजमान हैं जो इनका स्वागत करते हैं। वहाँ पर पहले इन्हें चाय सत्तू खिलाया जाता है, और फिर बाद में रात को गर्मा गर्म थुक्पा परोसा जाता है, जो वहाँ का खाद्य पदार्थ है। बच्चों, यहाँ से ये लोग तिंगरी पहुँचते हैं। तिंगरी सपाट मैदान है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सपाट टापू। यहाँ पर भी सुमति के जानने वाले बहुत हैं, और सुमति लेखक से कहते हैं कि यहाँ पर वो अपने यजमानों से मिलना चाहते हैं, लेकिन लेखक को लगता है कि ये कई दिन ऐसे ही ना खराब कर दें, इसलिए वो कहते हैं कि यहीं आसपास के गाँव में किसी से मिलना है तो मिल आइए, लेकिन दूर ना जाइए। सुमति गंडे तावीज बनाते हैं। बोध गया से ले गए कपड़ों की गंडे तावीज ये लोगों में बांटते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि तिब्बती समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है। बौद्ध समाज के लोग भी बोध गया से ले गए कपड़े के गंडे तावीज में विश्वास रखते हैं, और इसी बात का फायदा उठाकर सुमति गंडे तावीज लोगों में बांटते हैं। और यहाँ तक कि सुमति के पास जब बोध गया का कपड़ा खत्म हो जाता है तो वो किसी भी कपड़े से गंडे तावीज बनाकर लोगों में बांट देते हैं और उन्हें खुश करते हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ गए होंगे कि बौद्ध धर्म में ऐसा विश्वास किस तरह फैला हुआ है। यहाँ से लेखक अपने मित्र सुमति के साथ शेखर विहार की तरफ चलता है। शेखर विहार का रास्ता लंबा है और यहाँ पर धूप खूब लगती है। लेखक कहता है कि पहाड़ों की धूप सीधी चुभती है, पीछे से पीठ ठंडी हो रही होती है, पर सामने से धूप बहुत तीखी लगती है। लेकिन लेखक यह भी कहता है कि यदि सिर पर मोटा कपड़ा कोई ले लिया जाए तो इस धूप से बचा जा सकता है। शेखर विहार
जाने के समय लेखक ये भी वर्णन करता है कि तिब्बत में जागीरदारी प्रथा है, जिसमें लगभग सभी जमीनों पर बौद्ध मठों का कब्जा है। बौद्ध मठ के लोग ही इन जागीरदारियों पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं। यहाँ जो जागीरदार हैं उनको बेगार में ही लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए, और इन जमीनों की देख रेख के लिए किसी बौद्ध भिक्षु को नियुक्त किया जाता है। लेखक जब शिखर विहार अपने मित्र सुमति के साथ पहुंचता है तो वहां पर उन्हें बौद्ध भिक्षु नमसे मिलते हैं, जो शिखर विहार की जागीरदारी की देख रेख करते हैं। वहाँ एक सुंदर सा मंदिर है जहाँ पर 103 हस्तलिखित पोथियाँ हैं। और पोथियाँ कैसी हैं? बौद्ध धर्म ग्रंथों की अनुवादित पोथियाँ। 103 बड़े बड़े ग्रंथ, बड़ी बड़ी पोथियाँ, एक एक पोथी 15-15 शेर की। बच्चों, शेर और किलो में फ़र्क होता है। किलो शेर से थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी आप लगा लें कि 15-15 शेर की वो पोथियाँ कितनी भारी रही होंगी। लेखक को पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। मैंने कहा था ना कि लेखक केवल घूमना नहीं चाहता, उस समाज की संस्कृति सभ्यता को जानना भी चाहता है। जहाँ वो घूमता है वहाँ के रहन सहन, खान पान, वहाँ की बौद्धिकता, सभी कुछ को वो अपने अंदर समाहित कर लेना चाहता है। वो सब कुछ बड़े ध्यान से देखता चला जाता है। इसलिए जब लेखक को उन बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद मिलते हैं, 103 प्रतियां मिलती हैं, तो उनको पढ़ने में व्यस्त हो जाता है। जब उसके मित्र सुमति कहते हैं कि वो कुछ दिन अपने यजमानों की मिलने जाना चाहते हैं, तो वो फटाफट कह देते हैं कि जाइए मिल आइए, क्योंकि वो उस समय में अपनी किताबें पढ़ना चाहते हैं। यहाँ से किताबों का अध्ययन करने के बाद दोनों मित्र आगे निकल पड़ते हैं। बच्चों, यहीं तक है ये ल्हासा की ओर में तिब्बत की समाज का यात्रा वृत्तांत। बच्चों, यहीं तक राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत के उस समाज का वर्णन किया है जहाँ की यात्रा इन्होंने की। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का पठन करते हैं। मैंने बताया था ना, पाठ का नाम है ल्हासा की ओर। तो चलो पढ़ें। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब खुला नहीं था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथकर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रख पाते हैं। अब हमें सबसे विकट डाणा थोंगला पार करना था। डाणे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता।
डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार कर जीभ निकाल कुछ कुछ एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डाणे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाणे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहां बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाणे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन कीवोस्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें ल्हासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शिकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है।
इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बच्चों, पहले हमने इस पाठ को अच्छे तरीके से समझा, उसके बाद हमने इसका पठन किया। बच्चों, अब हम इसकी मुख्य बिंदुओं की तरफ जाते हैं। इस पाठ में हमें कौन कौन सी बातें सीखने को मिली हैं। इस पाठ में हमें इस यात्रा वृत्तांत के जरिए तिब्बती समाज के बारे में जानने को मिलता है। तिब्बती समाज में जाति पाति, छुआछूत और पर्दा प्रथा जैसी चीजें नहीं हैं। कितनी अच्छी बात है ना कि जिस समय राहुल सांकृत्यायन लिख रहे हैं, उस समय हमारे भारतीय समाज में जाति पाति, छुआछूत और पर्दा प्रथा जैसी चीजें बहुत गहरे बैठी हुई थी। ऐसे समय में भी तिब्बती समाज में जाति पाति, छुआछूत और औरतों के लिए पर्दा प्रथा का ना होना हमें हैरान करता है। और दूसरी बात कि वहाँ के लोग छंग नाम के नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। शाम को वो छंग पी लेते हैं और मस्ती में डूब जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वो कुछ भी कर सकते हैं। और एक बात और हमें यहाँ जानने को मिलती है कि तिब्बत में हथियार का कानून नहीं है, और इस बात का फायदा उठाकर लोग लाठियों को न रखकर पिस्तौल और बंदूक अपने पास रखते हैं। पिस्तौल बंदूक रखने के कारण एक दूसरे को जान से मारने का खतरा ज्यादा बना रहता है। वहाँ पर डकैत हैं, निर्जन स्थानों पर डाकू लूट लेते हैं, और डाकू लूटने से पहले व्यक्ति को मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि किसी के पास भी बंदूक हो सकती है। यदि डाकू मारेगा नहीं तो वही आदमी डाकू को मार सकता है, इसीलिए डाकू सबसे पहले उस आदमी को मार देते हैं। सरकार वहाँ की कानून व्यवस्था पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करती, इसलिए यदि निर्जन स्थानों पर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं है। उसको मारने वाले को किसी तरह की कोई सजा नहीं मिल सकती। तिब्बती समाज बौद्ध समाज है। वहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेखक यहाँ पर यह भी बताता है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों में भी गंडे तावीज के प्रति विश्वास है। वो गंडे तावीजों में विश्वास करते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर सुमति ने अपने यजमान बना रखे हैं। वो बोध गया से कपड़े लेकर जाते हैं और उन कपड़े से गंडे तावीज बनाकर लोगों में बांटते हैं, और यहाँ तक कि कभी कभी उनके पास बोध गया से ले गए कपड़े खत्म हो जाते हैं तो वो किसी भी कपड़े के गंडे बनाकर लोगों को खुश कर देते हैं। तो बच्चों, ये बात बड़ी हैरान करती है ना कि बौद्ध धर्म जो एक नया धर्म है, उसमें भी ऐसा विश्वास कितनी गहराई तक अपनी जड़ें जमाए हुए है। तिब्बती समाज की लगभग सभी जो जमीनें हैं वहाँ पर जागीरदारी प्रथा है, जागीरों में बांटी गई हैं, और जागीरदार कुछ पर खेती करते हैं और कुछ दूसरों को दे देते हैं खेती करने के लिए, और खुद जो खेती करते हैं वहाँ पर खेती करने के लिए वे बेगार के मजदूर लाते हैं। बच्चों, बेगार के मजदूर का मतलब है जिन मजदूरों को किसी भी किस्म की काम करने के लिए पैसा नहीं दिया जाता, यानी वो लोगों से ज़बरदस्ती मजदूरी कराते हैं, बेगारी करवाते हैं और उन्हें पैसे भी नहीं देते। बौद्ध भिक्षु नमसे लेखक से बड़े प्यार से मिलते हैं, जबकि लेखक एक भिखमंगे की वेशभूषा में है। फिर भी बौद्ध भिक्षु नमसे इतने अच्छे हैं कि उनके भिखमंगेपन की वेशभूषा की तरफ ध्यान न देकर उन्हें बड़े प्यार से मिलते हैं। बच्चों, यहाँ हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें विनम्र होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का हो, उसे हमें प्यार से मिलना चाहिए। यहाँ पर हस्तलिखित बौद्ध ग्रंथों का भी वर्णन है। बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद किए गए पोथियों का वर्णन है। 103 हस्तलिखित पोथियाँ।
बच्चों, हस्तलिखित पोथियाँ वो होती हैं जब हमारे देश में, हमारी दुनिया में छपा खाना नहीं आया था, प्रिंट करने का कोई भी हमारे पास साधन नहीं था, हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं था, किसी भी चीज़ को हम छाप कर प्रकाशित नहीं कर सकते थे। उस समय पर हाथों से लिखा जाता था। आपने भोजपत्रों का नाम सुना होगा, आपने ताम्रपत्रों का नाम सुना होगा। पहले इन्हीं पर स्याही की मदद से लोग हाथों से लिखते थे। बाद में कागज़ बने, लेकिन छपाई का काम बहुत देर से शुरू हुआ, तो लोग इन कागज़ों पर भी हाथों से लिखा करते थे। इसलिए हाथों से लिखने के कारण, बड़े बड़े अक्षरों में लिखने के कारण ये ग्रंथ जो है वो मोटे और बड़े हो जाते थे। आपको मैंने बताया ना, 15-15 शेर के धर्म ग्रंथ थे, 103 पोथियाँ जिसमें बौद्ध धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया था। इस तरह से इस पाठ में हमें ये सारी बातें तिब्बत समाज के बारे में जानने को मिलती हैं। चलिए अब इस पाठ से संबंधित मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं पूछूं। मेरा पहला प्रश्न है कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बताइए बच्चों, लेखक अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान किन कठिनाइयों का सामना करता है? सोच के बताना। चलिए अब मैं दूसरा प्रश्न करूं। इस यात्रा वृत्तांत के अनुसार उस समय का तिब्बत का समाज कैसा था? मैंने ये बहुत अच्छे से बताया है। आप ध्यान से इस वीडियो को यदि सुनेंगे तो इस प्रश्न का जवाब आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, आपने बताना है कि उस समय का तिब्बत का समाज कैसा था। चलिए अब अगला प्रश्न करें। बच्चों, आप जाति पाति से क्या समझते हैं? जाति पाति से आपका क्या अभिप्राय है? मैंने यहाँ पर तिब्बत के समाज की जाति व्यवस्था की बात की है और लेखक ने भी समझाया है। आप अपने भारत देश के संबंध में या फिर अपने समाज के संबंध में जाति पाति से क्या समझते हैं? जरा बताने की कोशिश करें, सोचकर बताएं और अपनी कॉपी में लिखें। चलिए मेरा अगला प्रश्न है, हमारे समाज में पर्दा प्रथा क्या थी? यहां पर लेखक ने कहा है ना कि तिब्बत समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी, तो हमारे समाज में पर्दा प्रथा का क्या स्वरूप है? ये भी सोचकर बताएं और अपनी कॉपी में लिखें। चलिए अगला प्रश्न है मेरा, इस पाठ में तिब्बती समाज के आंचलिक शब्द आए हैं। जैसे मैं एक बता रहा हूं, बाकी आपने ढूंढने। चोंगी। अब इस चोंगी शब्द को छोड़कर अन्य 4 शब्द आपने तिब्बती समाज के आंचलिक शब्द ढूंढने हैं। ठीक है बच्चों, ये सभी प्रश्नों के जवाब आप सोचकर अपनी कॉपी में लिखें और अपने अध्यापक से विचार विमर्श करें। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको दोबारा से सुने तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे। बच्चों, आपने ये यात्रा वृत्तांत पढ़ा, आपने देखा ना कि राहुल सांकृत्यायन ने केवल अपनी यात्रा का वर्णन नहीं किया, वे जहाँ गए वहाँ के समाज का बड़ा गहन अध्ययन किया, वहाँ के समाज के बारे में भी लिखा। इसलिए आप भी कहीं यात्रा करें तो छोटी छोटी चीज़ों को संजोना ना भूलें। आप कहीं यात्रा करें, अपना यात्रा वृत्तांत लिखें और अपने दोस्तों के साथ, अपने अध्यापकों के साथ उसको साझा करें ताकि आप यात्रा वृत्तांत लिखने में सक्षम हो जाएं। तो बच्चों, इसी के साथ हम पाठ खत्म करते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।